गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने बीएससी पार्ट सेकेंड के अंदर बीएससी पार्ट सेकेंड बॉटनी बीएससी पार्ट सेकेंड के अंदर अपने ने साइलोटम के बारे रिप्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस किया। आज अपना साइलोटम में गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। गैमेटोफाइट इन साइलोटम। साइलोटम में युग्मकोद्भिद साइलोटम में युग्मकोद्भिद की संरचना किस प्रकार की होती है और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। साइलोटम के गैमेटोफाइट के बारे में जब अपन स्टडी करें तो अपने को ये पता चलता है कि 1914 यानी 1914 तक साइलोटम के गैमेटोफाइट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई स्टडी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद डी स्मिथ एंड लॉसन ने सबसे पहले साइलोटम के गैमेटोफाइट के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। सर्वप्रथम स्मिथ तथा लॉसन ने गैमेटोफाइट के बारे में साइलोटम के गैमेटोफाइट के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अब साइलोटम के गैमेटोफाइट का निर्माण किससे होता है? तो इसमें जो संतति बीजाणु होते हैं, संतति बीजाणु यानी डॉटर स्पोर, संतति बीजाणुओं द्वारा गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और इसमें स्पोर विभाजित होकर गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। स्पोर डिवीजन द्वारा या विभाजन द्वारा किसका निर्माण करते हैं? गैमेटोफाइट प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। गैमेटोफिटिक प्रोथैलस या गैमेटोफाइट प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। अब अपने इसकी विस्तृत स्टडी करते हैं या विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सर अपने इसमें सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इन साइलोटम। साइलोटम में गैमेटोफाइट का विकास। साइलोटम में गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार से होता है? तो अपने ने ये कहा कि सबसे पहले बीजाणुओं द्वारा क्या होता है? साइलोटम बीजाणुओं में विभाजन द्वारा गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। लेकिन इसमें विभाजन होता कैसे है उसके बारे में अपने देखते हैं कि अपने ने देखा कि साइलोटम का जो स्पोर होता है वो ऐसे किडनी शेप्ड होता है। कैसा होता है? किडनी शेप्ड। और ये दोहरी भित्ति वाली संरचना होती है। ये तो उत्तल सतह है और ये अवतल सतह है। इस अवतल सतह पर यहाँ पे एक झिरी पाई जाती है। तो क्या होता है कि सबसे पहले ये जो दोहरी भित्ति वाली बीजाणु संरचना है, इस दोहरी भित्ति वाली बीजाणु संरचना के अंदर जो ये बाहरी भित्ति है ये एक्सोस्पोर कहलाती हैं या एक्जाइन कहलाती हैं, और ये जो भीतरी भित्ति है ये इंटाइन या एंडोस्पोर कहलाती है। जब
इसका जर्मिनेशन होता है तो उस समय क्या होता है कि सबसे पहले ये जो बाहरी भित्ति है, यह बाहरी भित्ति पतली होती है और साथ में रेटिकुलेट होती हैं, जालिकावत होती हैं। ये कैसी है? पतली व जालिकावत। तो इसकी बाह्य भित्ति जो है वो थिन होती है एंड रेटिकुलेट होती है। पतली व जालिकावत होती है, जबकि ये जो अंदर की भित्ति है ये स्मूथ होती है, चिकनी होती है। तो सबसे पहले ये जो जालिकावत या पतली भित्ति है, इसकी अवतल सतह पर उपस्थित झिरी के माध्यम से ये स्पोर जो है जर्मिनेशन के समय जल एब्जॉर्ब करता है, जल अवशोषित करता है और जल अवशोषित करके ये फूल जाता है। इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रेन्यूल होता है। तो ये यूनिन्यूक्लिएट संरचना होती है। ये तो क्या है? न्यूक्लियस है और ये ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म। कणिका में जीव द्रव्य इस बीजाणु के अंदर उपस्थित होता है। अब ये बीजाणु क्या करेगा? जल अवशोषित करके फूल जाता है। फूलने पे इसकी यहाँ जो झिरी होती है, इस झिरी वाली जगह से ये फट जाता है और इसके अंदर उपस्थित जो इंटाइन होती है ये थैली के नुमा संरचना के अंदर बाहर आ जाती हैं। देखिए कैसे, ये तो इसकी बाह्य भित्ति हो गई और ये इसकी थैली के रूप में जो संरचना है ये बाहर आ जाती है और ये न्यूक्लियस इसका इसमें आ जाता है और ये कणिका में साइटोप्लाज्म भी इसमें उपस्थित होता है और ये जो संरचना होती है ये एक्साइन वाली होती है। अब इसमें क्या होगा कि बीजाणु जब ये इसमें गुब्बारे के रूप में या थैली के रूप में अंतःचौल बाहर आती है, बाहर आने के बाद इसके साइटोप्लाज्म में या इसके जीवद्रव्य में विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा क्या होता है कि इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे क्या है, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये इस तरह से दो कोशिकाएं बन जाती है। तो ये तो हो गई अपर सेल और ये हो गई बेसल सेल और ये हो गई स्पोर वॉल। तो क्या होगा कि सबसे पहले इंटाइन जो है सर्वप्रथम ये इंटाइन जो है वो गुब्बारे के रूप में बाहर आती है। बाहर आने के बाद में इसके साइटोप्लाज्म में जो है अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के कारण क्या होगा, इसके अंदर दो कोशिकाएं बन जाती हैं और दोनों कोशिकाएं जो है, एक ऊपर की कोशिका जो होती है वो अपर सेल कहलाती है और नीचे की कोशिका बेसल सेल कहलाती है। अब क्या होगा कि जब ये बाहर आएगा, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, तो अनुप्रस्थ विभाजन होने के बाद इसके अंदर क्या होगा कि ये ऊपर की जो कोशिका है इसके अंदर ऑब्लिगेट डिवीजन होगा, त्रियक विभाजन। इसमें क्या होगा,
त्रियक विभाजन होगा या ऑब्लिगेट डिवीजन होगा, जिसके कारण इसमें एक अपर जो है एपिकल सेल का निर्माण हो जाएगा, एपिकल सेल। अब ये जो अपर सेल है, फिर इसमें अनियमित विभाजन द्वारा एक द्विशाखित या डाइकेजियल ब्रांच जो है वो प्रोथेलस का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। कई बार क्या होता है, ऊपर की कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण अनियमित संरचना के रूप में इसके गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। इस शीर्षस्थ कोशिका के अंदर 3 अलग अलग तलों में बारंबार विभाजन द्वारा एक बहुकोशिकीय पिंड का निर्माण होता है, मल्टीसेलुलर मास, बहुकोशिकीय पिंड। क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या होगा कि ये दोहरी भित्ति वाली बीजाणु संरचना होती है। इस दोहरी भित्ति वाली बीजाणु संरचना के अंदर जो है कणिका में जीवद्रव्य भरा रहता है और ये यूनिन्यूक्लिएट संरचना होती है। इसके अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है। ये बीजाणु जल अवशोषित करके फूल जाता है और इसके अवतल सतह पर उपस्थित झिरी में से ये फट जाता है। फटने के कारण इसके अंदर इंटाइन जो है वो गुब्बारे के रूप में बाहर आती है और इंटाइन इसके बाहर आने पर इसके साइटोप्लाज्म में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। 2 कोशिकाएं जिनमें से ऊपरी कोशिका अपर सेल, निचली कोशिका बेसल सेल कहलाती हैं। अब इसकी ऊपरी कोशिका के अंदर फिर से ऑब्लिगेट डिवीजन होता है, त्रियक विभाजन होता है, जिससे एक एपिकल कोशिका बन जाती है और इस एपिकल कोशिका में 3 अलग अलग तलों में बारंबार विभाजन द्वारा मल्टीसेलुलर मास का निर्माण होता है, बहुकोशिकीय पिंड का निर्माण हो जाता है। और ये बहुकोशिकीय पिंड जो है अब इसके अंदर क्या प्रवेश कर जाता है, एंडोफिटिक माइकोराइजा। अब इस बहुकोशिकीय पिंड के अंदर एंडोफिटिक या अंतःपादपी कवक मूल प्रवेश कर जाते हैं और कुछ समय बाद में ये जो मल्टीसेलुलर मास है ये गैमेटोफाइट के अंदर बदल जाता है। तो इसमें इसका गैमेटोफाइट जो है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, देखिए। ये इसका गैमेटोफाइट जो है इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है और इसमें जगह जगह पे क्या उपस्थित होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, मूलाभास। और इसके यहाँ पे ये एंथ्रीडियम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एंथ्रीडियम। और इसके यहाँ पे ये इन किनारों पे आर्चिगोनियम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, आर्चिगोनियम।
ये इस तरह से इसमें आर्चिगोनियम उपस्थित होता है और बाकी थैलस जो है वो इस तरह से ये इस तरह से इसका गैमेटोफाइट जो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर अपने को दिखाई देता है। इस तरह की संरचना थैलस की दिखाई देती है, जिसमें अपने इसको क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम, इसको क्या कहते हैं, राइजोइड, ये एंथ्रीडियम, और ये क्या हो जाएगा, गैमेटो फिटिक प्रोथैलस। और इसके अंदर बीच में क्या है उपस्थित होता है, एंडोफिटिक माइकोराइजा। तो इसमें जो ये मल्टीसेलुलर पिंड बनता है वो देखिए किस प्रकार से बनता है कि इसमें जो ऊपर की संरचना है वो इस प्रकार से ऐसी संरचना के रूप में बन जाती है और इसका निचला भाग भी ये इस प्रकार से बना रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ये जो मल्टीसेलुलर भाग होता है, बहुकोशिकीय पिंड जो होता है, ये इस प्रकार की संरचना, इसके अंदर यहाँ पे ये इस तरह से क्या उपस्थित होता है, ये तो मल्टी सेलुलर मास होता है और ये एंडोफिटिक माइकोराइजा
राइजा इसके अंदर उपस्थित होता है और फिर ये एंडोफिटिक माइकोराइजा जो है इस तरह के प्रोथैलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर अपने ने बनाया था कि ये इसमें राइजोइड्स इसमें उपस्थित होते हैं पूरे थैलस के पार्ट में। ये क्या है? राइजोइड्स। तो अपने इसके साइलोटर्म के गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइलोटर्म में डेवलपमेंट के दौरान जो बीजाणु संरचना होती है, ये बीजाणु संरचना दोहरी भित्ति से घिरी संरचना होती है, जिसकी बाह्य भित्ति जो है एक्जाइन कहलाती है और अंतः भित्ति जो है वो इंटाइन कहलाती है या अंतःचोल कहलाती है। बाह्य भित्ति बीजाणु की जो होती है वो पतली भित्ति वाली और रेटिकुलेट या जालिकाबद्ध होती है और भीतरी भित्ति जो है वो चिकनी होती हैं। अब बाह्य भित्ति की जो अवतल सतह हैं उस पर एक झिरी उपस्थित होती है। जब ये बीजाणु जल अवशोषित करके फूल जाता है तो उस झिरी वाले भाग से ये फट जाता है। फटने के कारण इसके अंदर उपस्थित जो इंटाइन है या अंतःचोल है ये थैली के रूप में बाहर आ जाती है। थैली के रूप में जब बाहर आती हैं तो उसके साथ में उसका जीवद्रव्य, जो कणिका में जीवद्रव्य होता है, वो जीवद्रव्य और एक सिंगल न्यूक्लियस भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं। अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। यहाँ पे ये जो विभाजन होता है ये अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन जो है इसके कारण दो कोशिकाएं बन जाती हैं, अपर सेल और बेसल सेल। अपर सेल के अंदर फिर से जो है विभाजन द्वारा ये कौन सा विभाजन होगा? ऑब्लिगेट डिवीजन, त्रियक विभाजन होगा। त्रियक विभाजन के द्वारा इसमें एक एपिकल सेल बन जाती है। इस एपिकल सेल के 3 तलों में अनेक विभाजन द्वारा एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनती है जिसको मल्टीसेलुलर मास या बहुकोशिकीय पिंड कहा जाता है। ये बहुकोशिकीय पिंड जो है ये जब बनता है तो इसके अंदर एंडोफिटिक माइकोराइजा प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी अंतःपादपी कवक मूल इसमें प्रविष्ट कर जाते हैं। एंडोफिटिक माइकोराइजा जब प्रविष्ट होते हैं तो इसके बाद में ये ग्रोथ करके और इस प्रकार से मल्टीसेलुलर प्रोथैलस, जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस कहलाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आज अपने ने जो साइलोटर्म के प्रोथैलस के या गैमेटोफिटिक प्रोथैलस के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।